चलिए, तो जैसा कि हमने लास्ट वीडियो में डिस्कस किया था कि हम लोग टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं, तो आज हम टॉपिक स्टार्ट करेंगे। उसका नाम है कस्टम लॉ। चैप्टर के बारे में मैं आपको बता दूं कि कस्टम लॉ होता क्या है ना। तो कस्टम लॉ कहाँ पर एप्लीकेबल होता है, ये भी मैं आपको यहाँ पे बताने वाला हूँ। भी देखिए, कस्टम ड्यूटी जो होती है ये सेंट्रल गवर्नमेंट चार्ज करती है। ये एक तरीके का इनडायरेक्ट टैक्स रहता है। जब भी आप कोई भी गुड्स इंपोर्ट या एक्सपोर्ट करते हैं फॉरेन कंट्री में, तब आपको क्या देना पड़ता है, कस्टम ड्यूटी पे करनी पड़ती है, राइट। तो ये गवर्नमेंट ने लगाया है, तो ये गवर्नमेंट के अकॉर्डिंग आपको क्या देनी पड़ती है, एक तरीके की ड्यूटी देनी पड़ती है। तो ये ड्यूटी चार्ज करने के बाद आपके पास वो गुड्स का पोजीशन आता है, या तो गुड्स सामने वाले फॉरेन कंट्री में जाते हैं। तो यही गुड्स की वैल्यू हम यहाँ पर क्या करने वाले हैं, कैलकुलेट करने वाले हैं। तो जब यहाँ पर हम इस चीज़ को कैलकुलेट करने वाले हैं, तो आपको एक स्पेसिफिक फॉर्मेट आपको यूज़ करना पड़ेगा, ठीक है। एक स्पेसिफिक फॉर्मेट की मैं बात इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि यहाँ पर कुछ आइटम्स ऐसी रहेगी जो क्या रहेगी, एडमिसिबल रहेगी, कुछ ऐसी आइटम्स रहेगी नॉन एडमिसिबल रहेगी। तो जब भी आप ये प्रॉब्लम पढ़े और फॉर्मेट को समझने की कोशिश करें, तब आप एक पेन और कॉपी साथ में रखिएगा, क्योंकि मैं आपको सर्टेन आइटम्स बताऊंगा कि कौन कौन सी एडमिसिबल है और कौन कौन सी नॉन एडमिसिबल है। एडमिसिबल मतलब जो आपको एक्सपेंस में काउंट करना पड़ेगा, और नॉन एडमिसिबल है ऐसी आइटम्स जिसको आपको इग्नोर करना पड़ेगा। होता है ऐसा यूजुअली, कैसा आपको कंफ्यूज करने के लिए या तो फिर फालतू का इन्फॉर्मेशन आपको ज्यादा का दे देंगे वो लोग। आपको क्या लेना है, सिर्फ एडमिसिबल एक्सपेंसेस लेनी है, ठीक है। और जैसा कि मैंने बात किया, ये इनडायरेक्ट टैक्स है, और टैक्स में आपको क्या करना पड़ेगा, फॉर्मेट्स याद करने पड़ेंगे। कुछ स्पेसिफिक वैल्यूज रहेगी, वो भी वैल्यूज आपको याद करनी पड़ेगी। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं आपको फॉर्मेट से सीधा फॉर्मेट से जाऊंगा। तो सबसे पहले फॉर्मेट में मेरे पास में है, यहाँ पर मेरे पास बुक में मेंशन है फॉर्मेट, ठीक है। भी देखिए, ये है हमारा फॉर्मेट, और यहाँ पर हम क्या देखेंगे, गुड्स की वैल्यू कितनी होंगी कस्टम ड्यूटी लगने के बाद, और इसमें क्या क्या इंक्लूड होगा, क्या क्या इंक्लूड नहीं होगा, ये सारी चीजों के बारे में हम डिस्कशन करने वाले हैं। तो सबसे पहला आइटम आप यहाँ पर देख सकते हैं, मेरे पास में सबसे पहले दिया हुआ है पर्टिकुलर्स केस में मैंने सीरियल नंबर ए डाला है, और उसमें फर्स्ट आइटम लिखा है वैल्यू ऑफ मटेरियल। भी वैल्यू ऑफ मटेरियल यानी जो भी सामान आपने बनाया है या जो भी सामान आपका फॉरेन कंट्री से आया है, ठीक है, उसकी कौन सी वाली प्राइस लेनी है आपको, एक्स फैक्ट्री प्राइस। एक्स फैक्ट्री प्राइस आपको क्या करनी पड़ेगी, कंसिडर करनी पड़ेगी। उसके बाद आपको देना पड़ेगा कैरेज, फ्रेट एंड इंश्योरेंस अप टू द पोर्ट, सी/एयर ऑफ द शिपमेंट ऑफ द एक्सपोर्टर्स कंट्री। भाई जब मैं बात कर रहा हूँ कैरेज या फ्रेट, दैट मीन्स क्या है, ये हमारे ट्रांसपोर्टेशन चार्जेस है। और ये ट्रांसपोर्टेशन चार्जेस आपको कहाँ तक के पे करने हैं, अप टू द पोर्ट। मतलब आप समझ लीजिए कि आप कोई भी सामान जब आप उनके डिलीवर कर रहे हैं, तो आपको कौन से एक्सपेंसेस ट्रांसपोर्टेशन वाले लेने हैं, प्री शिपमेंट वाले। प्री शिपमेंट का मतलब मैंने क्या बताना चाहता हूं कि जहां से आप क्या करोगे, पोर्ट पर सामान आपका दूसरे कंट्री को भिजवाने वाले होगे, वो वाले एक्सपेंस, ठीक है। कंफ्यूज नहीं होना, मैंने क्या बोला है कि प्री शिपमेंट वाले एक्सपेंसेस मतलब आप कौन से गुड्स, जो भी गुड्स आपने बनाए हैं उसे आप कहां तक के पहुंचा रहे हैं, पोर्ट तक के पहुंचा रहे हैं, ताकि वो दूसरे कंट्री में सामान पहुंच जाए। तो इस तरीके के एक्सपेंसेस आपको लेने हैं, कौन से वाले, ट्रांसपोर्टेशन चार्जेस, कैरेज, फ्रेट, इंश्योरेंस। इस पे अगर आप इंश्योरेंस करवाना चाहे तो आप इंश्योरेंस भी करवा सकते हैं, पर कहां तक के, पोर्ट तक के सामान ले जाने वाला एक्सपेंस, ठीक है। मैं ये शब्दों को बार बार इसलिए रिपीट कर रहा हूं ताकि आपको ध्यान में रहे, आपको क्या लेना है, प्री शिपमेंट एक्सपेंसेस लेने हैं, ठीक है। फिर बाद में उसके बाद में बोला है चार्जेस फॉर लोडिंग ऑन शिप एट शिपिंग पोर्ट इन द एक्सपोर्टर्स कंट्री, ठीक है। अब ये चार्जेस ऑन लोडिंग ऑफ द शिप। भाई देखिए, जब भी कस्टम लॉ पढ़ेंगे ना, तो आपको उनके इमेजिन करना है कि आप क्या है, आप एक तरीके के ट्रेडर हो और आपने क्या किया है, गुड्स उनके शिप तक के पहुंचाए हैं। भाई अब अगर शिप तक मेरे को पहुंचाना है, तो सबसे पहले मेरे को क्या देखना पड़ेगा, मेरा माल कितने कीमत का है, बराबर। मेरा माल कितने कीमत का, ये मेरा वैल्यू ऑफ मटेरियल पे आ गया। कैरियज, वहां से ये माल जो मेरी जहां पर भी है उसे मैं ले जा रहा हूं, कहां पर, एयरपोर्ट पे ले जा रहा हूं या सी वाले पोर्ट पर ले जा रहा हूं। तो वहां पर ले जाने के लिए मेरे को क्या लगेगा, ट्रांसपोर्टेशन चार्जेस। भाई क्योंकि माल महंगा है तो मेरे को क्या करवाना पड़ेगा, इंश्योरेंस भी करवाना पड़ेगा, और साथ ही साथ मेरे को क्या करना पड़ेगा, चार्जेस फॉर लोडिंग। भाई ये जो सामान रहता है ये बहुत ज्यादा हैवी रहता है, और मैं खुद जाकर इसे शिप पे नहीं रख सकता। इसके बीच में क्या रहते हैं, कुछ वर्कर्स रहते हैं, जो वर्कर्स क्या करते हैं, उसे प्रॉपरली एग्जीक्यूट करते हैं, शिप में डालते हैं, एयरपोर्ट में
आपके प्लेन वगैरह में कैरियज में आपको पहुंचा कर देते हैं, तो ये सारे के भी एक्सपेंसेस आपको क्या करना पड़ेगा, कंसिडर करना पड़ेगा। और यही एक्सपेंसेस को हम क्या बोलते हैं, प्री शिपमेंट एक्सपेंसेस। जब आप ये तीनों की टोटल लगा लेते हैं तब इसे हम नाम देते हैं फ्री ऑन बोर्ड। मतलब ये सामान क्या हो गया है, अगले कंट्री में जाने के लिए तैयार हो गया है, अगले कंट्री में पहुंचने के लिए तैयार हो गया है। फ्री ऑन बोर्ड मतलब आपने सारी चीजें एक्सपेंसेस यहाँ पर उसकी कंसिडर कर लिए जब आप सामान भिजवाना चाहते थे, ठीक है। इसके बाद आपको क्या करना पड़ेगा, एक बी सीरियल नंबर में आपको एक्सपेंसेस लेने पड़ेंगे। ऐसे एक्सपेंसेस जो ऊपर में कंसिडर नहीं हुए पर आगे हमें कंसिडर करने पड़ेंगे। कौन से एक्सपेंसेस, ऐसे एक्सपेंसेस जो ऊपर कंसिडर नहीं हुए पर लेकिन हमारे एसेसेबल वैल्यू जो हम निकालना चाहते हैं इंपोर्टेड गुड्स की, तब वहां पर ये क्या होगी, कंसिडर होगी। स्पेसिफिक आइटम्स है और स्पेसिफिक आइटम्स है तो आपको क्या करना पड़ेगा, इसे याद करना पड़ेगा, ठीक है। तो एक्सपेंसेस में सबसे पहले क्या दिया हुआ है, कमीशन एंड ब्रोकरेज। भाई कमीशन एंड ब्रोकरेज नाम का आइटम आपको जो भी प्रोडक्ट्स वगैरह पे आपको कमीशन या तो फिर ब्रोकरेज या दलाली जो भी मिली है, तो ये सारी चीजों को आपको एडमिसिबल करना पड़ेगा, ठीक है। आपको स्पेसिफिकली प्रॉब्लम में ये सारी चीजें मेंशन रहेंगी, पर ध्यान रहे उसमें कौन सा कमीशन नहीं होना चाहिए, बायर्स कमीशन नहीं होना चाहिए। मतलब आप जो भी अमाउंट लेने वाले हो उसमें बाइंग कमीशन नहीं होना चाहिए। अगर बाइंग कमीशन दिखता है तो उतना पार्ट आप क्या करोगे, माइनस करोगे। मैंने आपको बोला था पेन कॉपी लेकर बैठने को, ताकि आपको एक एक चीज नोट करनी है कि आपको कौन कौन सी चीजें एक्सेप्ट करनी है और कौन सी चीजें एक्सेप्ट नहीं करनी है। तो इसमें क्या है, सबसे पहला बाइंग कमीशन आपको नहीं लेना है। फिर सेकेंड आइटम दिया हुआ है पैकेजिंग कॉस्ट। भाई जो भी मटेरियल या जो भी माल आप भेजने वाले हो अदर कंट्री में, तो उसके लिए आपको क्या करनी पड़ती है, पैकेजिंग करनी पड़ती है। ये भी एक तरीके का खर्च है, पर देखिए इसमें आपको वो वाली पैकेजिंग लेनी है जो क्या ना रहे, एक्सेप्ट द कॉस्ट ऑफ ड्यूरेबल एंड रिटर्नेबल पैकेजिंग। भाई जो पैकेजिंग वापस रिटर्न जाने वाली है या ड्यूरेबल है, ड्यूरेबल मतलब वो लोग वापस से उसे क्या ले लेंगे, वापस से अपने पास भिजवा देंगे। ऐसी वाली पैकिंग जो नहीं वापस से क्या हो सकती है, रीयूज हो सकती है, ऐसी ड्यूरेबल पैकेजिंग होती है। तो ये वाली पैकेजिंग आप एक्सपेंसेस में इंक्लूड नहीं करोगे, बाकी पैकेजिंग कॉस्ट आपको देना पड़ेगा। मैं जैसे कि मैंने आपसे बात किया, पेन और कॉपी साथ में रखना कि क्या लेना क्या नहीं लेना, इसका एक सेपरेट आपने एक पेज पे लिख कर रख लेना इन्फॉर्मेशन, ताकि आपके लिए इजी हो जाएगा और याद करने में भी आसानी होगी। उसके बाद में बात की गई है कॉस्ट ऑफ इंजीनियरिंग, डेवलपमेंट एंड प्लान और स्केचेस अंडरटेकन ओवरवाइड इंडिया। भाई देखिए ये जो आइटम्स है, ये सर्टेन आइटम्स होती है कि जब भी आपने क्या कोई भी आप मटेरियल वगैरह या आप कोई भी आइटम किसी फॉरेन कंट्री भिजवा रहे हो, तो उसे असेंबल करने के लिए समथिंग ब्लूप्रिंट्स होती है, सब क्या ऐसे इंस्टॉलेशन कैसे करना है इसकी आइडियाज रहती है, और सर्टेन ऐसे ऐसे आइटम्स रहते हैं जो क्या करते हैं, इसे असेंबल करने में मदद करते हैं। तो इस तरीके के पेपर वर्क होते हैं, ये स्केचेस बने हुए रहते हैं, तो ये भी आपको एक्सपेंसेस में लेना पड़ता है, क्योंकि ये भी सामान आप क्या कर रहे हो, अदर कंट्री में भिजवा रहे हो, राइट। उसके बाद में है रॉयल्टीज एंड लाइसेंसिंग फी। भाई रॉयल्टीज एंड लाइसेंसिंग फी ये तो आपको पता ही है कि ये क्या रहता है, ये आपको एक्सपेंसेस में कवर होता है, ठीक है, क्योंकि ये दीज आर द इंपॉर्टेंट आइटम्स रिगार्डिंग द मटेरियल। फिर बाद में है वैल्यू ऑफ सब्सिक्वेंट रीसेल इफ पेएबल टू द फॉरेन सप्लायर। ये स्टेटमेंट आपको बाकायदा आपके अगर प्रॉब्लम में मेंशन होगा तो लिखा रहेगा। वैसे तो आपको क्या करना है, वैल्यू ऑफ सब्सिक्वेंट रीसेल यानी फिर से अगर उसने कोई चीजों की बिक्री की है, भाई जो भी हमारा एजेंट है अगर उसने कोई भी चीजों की बिक्री फिर से की है तो उसके लिए उसका अमाउंट उसको देना पड़ेगा, ठीक है। उसके बाद में वैल्यू ऑफ मटेरियल सप्लाइड बाय द बायर फ्री ऑफ कॉस्ट। फ्री ऑफ कॉस्ट या आपने अगर बायर को कोई आइटम्स प्रोवाइड किए, एक तरीके की एडवर्टीजमेंट है, भाई एडवर्टीजमेंट है पर लेकिन ये क्या रहेगा, आपके लिए खर्च है, एक तरीके का खर्च है, क्योंकि आपके क्या जा रहे हैं, सैंपल के गुड्स जा रहे हैं, तो ये सैंपल के गुड्स भी आपको क्या करना पड़ेगा, कंसिडर करना पड़ेगा। दिस इज वन काइंड ऑफ एक्सपेंस। फिर सेवेंथ आइटम आपको दिया है बार्जिंग लाइटरेज और बार्ज चार्जेस एंड शिप डीमुराज चार्जेस। ये स्पेसिफिक टेक्निकल वर्ड्स है, ठीक है। ये सारे आइटम्स क्या होते हैं कि जब भी आप शिप वगैरह पे ये सामान आप भिजवाते हैं तो वहां पर आपको इनके बार्ज करना पड़ता है, यानी लोग इसे जब हैवी सामान रहता है तो इसे धक्का लगाते हैं, ठीक है। लाइटरेज है इसे एक जगह से दूसरी जगह पे शिफ्ट करते हैं। बराज चार्जेस एंड शिप डीमराज चार्जेस, एक शिप से दूसरे शिप पे वो लोग क्या करते हैं, सामान को थोड़ा थोड़ा शिफ्ट करते हैं। अगर वो सामान हैवी है, ऑयल के वेसल्स है, तो उसमें क्या करते हैं, ऑयल वगैरह को थोड़ा थोड़ा निकाल कर अलग अलग कंटेनर में, जो कंटेनर क्या हो सकते हैं, कोई भी उठा सकता है या मशीन उठा सकती है,
तो उसमें क्या किया जाता है, शिफ्ट किया जाता है, तो उस टाइप के चार्जेस होते हैं। ये सारे काइंड ऑफ चार्जेस क्या रहते हैं, एडमिसिबल रहते हैं। मैंने आपको बताया 1 से लेके 7 नंबर तक के आपको कुछ आइटम्स बताया, सर्टेन आइटम्स जिसमें क्या लेना क्या नहीं लेना, ये आपको क्या करना पड़ेगा, नोट डाउन करना पड़ेगा। जब आप ये सारे एक्सपेंसेस की टोटल लगा देते हैं, ठीक है, और इसे अपन क्या ले लेंगे, आउटर में ले लेंगे, ठीक है, इसे अपन आउटर में ले लेंगे और फिर बाद में ये अमाउंट हमारी क्या बन जाएंगी, फ्री ऑन बोर्ड एज पर कस्टम्स। फ्री ऑन बोर्ड एज पर कस्टम्स यानी कस्टम्स वाले ये एक्सपेंसेस को क्या बोलते हैं, मान्य करते हैं। मान्य करते हैं मतलब एडमिट करते हैं कि हम इस एक्सपेंस को कंसिडर करेंगे। इसीलिए फर्स्ट वाला जो ए था वो हमारा था फ्री ऑन बोर्ड, और ये वाला क्या है, फ्री ऑन बोर्ड एज पर वैल्यू ऑफ कस्टम्स। तो कस्टम्स वाले ये सारे एक्सपेंसेस को क्या करते हैं, एडमिट करते हैं। इनके अलावा कोई भी एक्सपेंसेस को एडमिट नहीं करते। इफ सर्टेन आइटम्स आती है, कोई न्यू आइटम आती है या टेक्निकल वर्ड आएगा, तो जब मैं वो क्वेश्चन पढ़ाऊंगा तब मैं आपको वहां पर बकायदा मेंशन कर दूंगा। तो आप क्या कर लेना, उस चीज को नोट डाउन कर लेना। फिर सी आइटम देखिए क्या दिया हुआ है, एक्सपेंसेस नॉट स्पेसिफाइड, मतलब ये ऐसे एक्सपेंसेस रहते हैं, कभी दिए जाते हैं कभी नहीं दिए जाते हैं, ठीक है। प्रॉब्लम में आपको कभी कभी मेंशन किया जाएगा, कभी कभी मेंशन नहीं किया जाएगा। और इसके रेट्स और परसेंटेजेस ये किसने तय किया है, कस्टम्स वालों ने तय किए, ठीक है। तो हमारे को ऐसे एक्सपेंसेस लेने हैं जो कौन डिसाइड करता है, कस्टम्स वाले डिसाइड करते हैं। फिर देखते हैं वो कैसे एक्सपेंसेस हैं। फिर यहाँ पर देखिए ऊपर में यहाँ पर दिया हुआ है कॉस्ट ऑफ फ्रेट। कॉस्ट ऑफ फ्रेट मींस ट्रांसपोर्टेशन चार्जेस, राइट। कॉस्ट ऑफ फ्रेट, अभी आप बोलोगे सर पहले भी तो कॉस्ट ऑफ फ्रेट लिया, अभी भी कॉस्ट ऑफ फ्रेट ले रहे हैं, ये कैसा है। तो कॉस्ट ऑफ फ्रेट जो पुराना वाला जो आपने ए में रिकॉर्ड किया था ना, वो आपने सामान कहां से, अपने फैक्ट्री से कहां लेकर गया था, पोर्ट तक के लेकर गया था भाई। पर लेकिन पोर्ट या एयरपोर्ट से आप जो सामान आप दूसरे फॉरेन कंट्री में ले जाओगे तो उसका ट्रांसपोर्टेशन चार्ज लगेगा कि नहीं लगेगा, लगेगा ना। तो वही है ये। तो ये किसी शिप से सामान ले जाया हुआ, या तो फिर अगर कोई एयरपोर्ट से अगर आपका सामान कोई दूसरे फॉरेन कंट्री में जा रहा है तो उसका कॉस्ट ऑफ फ्रेट है ये। इसका स्पेसिफिक रेट दिया हुआ है 20% ऑफ FOB वैल्यू एज पर कस्टम, ठीक है। कस्टमर नहीं है, थोड़ा सा प्रिंटिंग मिस्टेक है। तो 20% ऑफ FOB वैल्यू एज पर कस्टम। 20% किसका, बी वाले का। बी वाले का जो हमने सोल्यूशन निकाला फ्री ऑन बोर्ड वैल्यू एज पर कस्टम्स के नाम से, उसका हमें क्या लेना पड़ेगा, 20% लेना पड़ेगा। भाई ध्यान दीजिए क्या मैंने बोला कि यार हर आइटम बहुत स्पेसिफिक है। अगर आपने कोई भी आइटम मिस कर गई या कुछ भी आइटम ऊपर नीचे लिख दी तो आपका आंसर बिगड़ सकता है। तो इसलिए ध्यान रखेंगे कि हमारे को कैसा आइटम लेने हैं, स्पेसिफिक आइटम्स, और ये फॉर्मेट पूरा का पूरा हम लोग याद कर लेंगे। तो इनके अकॉर्डिंग बोलते हैं कॉस्ट ऑफ रेट कितना है, 20% ऑफ FOB वैल्यू एज पर कस्टम। और क्या होता है कभी कभी प्रॉब्लम में वो लोग क्या देते हैं, फ्रेट का एक्चुअल अमाउंट भी दे देते हैं कभी कभी, ठीक है। मतलब सर यानी क्या, यानी आपको क्या करना पड़ेगा कि पहले आपको देखना पड़ेगा कि कॉस्ट ऑफ रेट दिया है क्या। अगर कॉस्ट ऑफ रेट दिया है और उसके बाद आपको क्या निकालना पड़ेगा, 20% ऑफ FOB एज पर कस्टम्स भी निकालना पड़ेगा। दोनों को कंपेयर करेंगे और विच एवर इज लेस, यानी जो भी कम रहेगा उसे हम यहाँ पे कंसिडर करेंगे। और मान लीजिए अगर कॉस्ट ऑफ रेट नहीं दिया है, प्रॉब्लम में कहीं पर भी आपको कॉस्ट ऑफ रेट नहीं दिख रहा है, तो चुपचाप से अपन कितना ले लेंगे, 20% ऑफ FOB वैल्यू एज पर कस्टम्स, ठीक है। क्लियर है। तो ये हो गया हमारा एक एक्सपेंस जो स्पेसिफाइड नहीं था। सेकंड वाला कौन सा है, सेकंड वाला है इंश्योरेंस। इंश्योरेंस यहां पर बात की गई है, अगेन वही चीज कहूंगा, आप बोलोगे कि सर ये इंश्योरेंस फिर से कैसे आया। तो ये इंश्योरेंस कौन सा है, ये आपका शिप या एयरपोर्ट से दूसरे फॉरेन कंट्री तक की गुड्स ले जाने वाला जो इंश्योरेंस है वो ये वाला इंश्योरेंस है, ठीक है। तो इसका अमाउंट क्या है, इसका अमाउंट अगर स्पेसिफाइड नहीं किया जाता है, अगर अमाउंट स्पेसिफाइड किया है तो सीधा सीधा अमाउंट लिखेंगे आप, ठीक है, सीधा सीधा अमाउंट लिखेंगे। अगर अमाउंट नहीं लिखा है तो आपको क्या करना है, 1.125%, ये सारे परसेंटेजेस स्पेसिफिक है, तो आप ध्यान में रखेंगे कि ये स्ट्रिक्टली आप ये परसेंटेजेस को क्या करोगे, फॉलो करोगे। 1.125% ऑफ FOB वैल्यू एज पर कस्टम्स, क्या बोला, 1.125, ठीक है। सर्टेन आइटम स्पेसिफिक है तो मतलब आपको क्या करना पड़ेगा, ये वैल्यूज को याद करनी पड़ेगी, ठीक है। कॉस्ट ऑफ रेट में 20% वाला केस है और यहां पर कौन सा है, इंश्योरेंस में 1.125% वाला। दोनों ही किसके ऊपर है, FOB वैल्यू एज पर कस्टम्स का, ठीक है। ये दोनों की वैल्यूज निकाल लेंगे, उसके बाद में हमारा क्या निकल जाता है, कॉस्ट एंड इंश्योरेंस
कॉस्ट इंश्योरेंस एंड फ्रेट, ठीक है, उसकी वैल्यू निकल जाती है, ठीक है, उसकी ये वैल्यू मिल जाएगी आपको, कॉस्ट इंश्योरेंस फ्रेट की वैल्यू, इसे हम लोग बोलते हैं शॉर्ट फॉर्म में CIF, ठीक है। बार बार मैं आगे के वीडियोस में CIF वर्ड अगर यूज करूंगा तो आपको क्या समझना है, कॉस्ट इंश्योरेंस एंड फ्रेट, ठीक है, कंफ्यूज नहीं होंगे। और लास्टली आपको इसमें क्या ऐड करना पड़ेगा, अनलोडिंग चार्जेस। अब ये अनलोडिंग चार्जेस क्या रहते हैं सर, अनलोडिंग चार्जेस मतलब जो फॉरेन कंट्री में आपका सामान पहुंच गया है तो वो क्या रहेगा, पोर्ट पे जब भी आता है या तो फिर एयरपोर्ट से जब वो सामान आता है तो उसे क्या किया जाता है, एक इनलैंड डिपोट पे क्या किया जाता है, स्टोर किया जाता है। तो वहां से लेकर आपके शिप से या तो आपके पोर्ट जो भी होगा, एयरपोर्ट वगैरह से आपका जो सामान आएगा उसे आपको इनलैंड डिपोट पे ले जाकर रखना पड़ेगा। ये अगेन ये आप खुद नहीं कर सकते, ये क्या करेंगे, गवर्नमेंट के ऑफिशियल्स जो रहेंगे वो लोग प्रॉपरली इसे पहुंचा कर देंगे, ठीक है। तो इसका कितना चार्ज लिया जाता है, 1%। 1% किसका, CIF का लिया जाता है। CIF मींस कॉस्ट इंश्योरेंस एंड फ्रेट। तो कॉस्ट इंश्योरेंस एंड फ्रेट का अमाउंट क्या लिया जाता है, 1% कंसिडर किया जाता है। भाई 3 आइटम्स आपको डेफिनेटली याद करनी है यहाँ पे, दैट इज 20% किसके लिए, कॉस्ट ऑफ फ्रेट के लिए, इंश्योरेंस के लिए आपका 1.125% और अनलोडिंग चार्जेस के लिए 1% पर किसका, CIF का, कॉस्ट इंश्योरेंस एंड फ्रेट का, ठीक है। और इसके बाद हमारी निकल जाएगी एसेसेबल वैल्यू। एसेसेबल वैल्यू मतलब इस चीज का आंसर निकल जाएगा, इसकी अमाउंट निकल जाएगी कि हमारे जो गुड्स जो भी फॉरेन कंट्री से आए हैं उसकी वैल्यू, टोटल वैल्यू यहाँ पर ड्राफ्ट हो जाएगी। देखो इन शॉर्ट में इन्होंने कंक्लूजन बताकर बताया कि एसेसेबल वैल्यू कैसे निकाली जा सकती है, FOB मतलब हमारा A, फिर बाद में है इंश्योरेंस एंड फ्रेट, ठीक है, इंश्योरेंस एंड फ्रेट ये वाला हमारा, ठीक है, और फिर बाद में 1% ऑफ CIF दैट इज अनलोडिंग चार्जेस, इससे हमारी क्या बन जाती है, एसेसेबल वैल्यू बन जाती है, ठीक है। सो दिस इज अबाउट द फॉर्मेट। मैंने इसको डिटेल में इसलिए लिया है क्योंकि आपको ये फॉर्मेट याद करना है, इसी पे सारे प्रॉब्लम्स बेस्ड है, ठीक है। तो आपको फॉर्मेट याद रहेगा। तो देखिए जिस तरीके से मैं क्या करता हूं, मैंने आपको बात किया था कि आपको क्या करना है, पेन और एक पेज पे आपको ये फॉर्मेट वगैरह क्या कर लेना है, उतार लेना है। मैंने देखिए यहाँ पर एक फॉर्मेट उतार लिया है मेरे पास में भी। देखिए ए में मैंने यहाँ पर लिखा है कॉस्ट ऑफ वैल्यू ऑफ मटेरियल, कैरेज फ्रेट, लोडिंग चार्जेस ऑन शिप, और उसकी अमाउंट बाहर निकाल लिया। इसके नाम क्या दे दिया, फ्री ऑन बोर्ड नाम दे दिया। फिर इसमें एडमिसिबल एक्सपेंसेस, एक्सपेंसेस रिलेटिंग एडमिसिबल, ठीक है, लाइन से उसकी लिस्ट लगा दिया हूं मैंने, देख रहे हैं आप। इसका अमाउंट क्या आ जाएगा, फ्री ऑफ बोर्ड एज पर वैल्यू ऑफ कस्टम्स। फिर सी आइटम आप देख रहे हैं, एड एक्सपेंसेस नॉट स्पेसिफाइड, जो स्पेसिफाई नहीं किए गए की बात किया था मैंने, इसे मैं पलटाता हूं अभी, राइट। तो फिर आप देख सकते हैं यहाँ पर क्या है, यहाँ पर कॉस्ट ऑफ फ्रेट गिवन वैल्यू या 20% विच एवर इज लेस आपको लेना है, ठीक है। इंश्योरेंस में गिवन वैल्यू अगर दी है तो वो ले, अगर नहीं दी है तो 1.125% ऑफ FOB वैल्यू, है ना। यही चीज मैंने बात किया था एज पर कस्टम्स वाली की। फिर बाद में है आपका कॉस्ट एंड इंश्योरेंस फ्रेट दिया गया है, ठीक है। उसके बाद में अनलोडिंग चार्जेस है 1% ऑफ CIF, और जिससे हमारा क्या मिल जाएगा, एसेसेबल वैल्यू मिल जाएगी, ठीक है। तो इसी तरीके से आप क्या कर सकते हैं, अपना फॉर्मेट बना सकते हैं। उसके बाद आपको मैं सर्टेन आइटम्स आपको डिस्कशन में आप देख सकते हैं कि यहाँ पर मेरे पास सर्टेन आइटम्स दी हुई है, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मतलब कस्टम ड्यूटी आपको ध्यान में रखने के लिए। आप पेन और पेपर साथ में रखेंगे ताकि आप क्या कर सके, इस चीजों को नोट डाउन कर सकें। जो जो इंपॉर्टेंट रहेंगी मैं आपको स्पेसिफिकली उस चीज के ऊपर क्या करूंगा, जोर दूंगा। बाकी नॉर्मल चीजें अपन रीड आउट कर लेंगे। तो सबसे पहले दिया हुआ है, एक्सपेंसेस इनकर्ड आफ्टर टेकिंग द गुड्स फ्रॉम इंडियन पोर्ट आर नॉट इंक्लूडेड इन द वैल्यू ऑफ गुड्स। तो ये बोलना चाहते हैं कि अगर आपके इनके इंडियन पोर्ट पे अगर गुड्स आ गए और वहां से लेकर आप अपने फैक्ट्री में लेकर जा रहे हैं, ठीक है, ध्यान से सोचिएगा मैं क्या बोलना चाहता हूं कि फॉरेन कंट्री से आपके गुड्स आए और वो किसी पोर्ट पे या एयरपोर्ट पे पहुंच गए और वहां से फिर आपने क्या किया, वहां से अपना सामान कलेक्ट किया और उसे फिर फैक्ट्री, अपनी फैक्ट्री में ले जा रहे हैं या अपने गोडाउन में लेकर जा रहे हैं, तो ये फैक्ट्री में ले जाने वाला किराया या गोडाउन में ले जाने वाला किराया एडमिसिबल नहीं रहेगा। क्या नहीं रहेगा, एडमिसिबल नहीं रहेगा। उसके बाद में क्या बोला है, कमीशन ऑन परचेस ऑफ गुड्स इज नॉट इंक्लूडेड इन द एसेसेबल वैल्यू ऑफ गुड्स। मैंने आपसे डिस्कस किया था बाइंग कमीशन नहीं लेना है। अगर बायर का कमीशन है, एजेंट का कमीशन है, उसे आपको कंसिडर नहीं करना है, ठीक है। इफ ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट इज नॉट गिवन देन इट विल टेकन एज अ 20% ऑफ FOB वैल्यू। यही चीज मैंने आपको बताया कि 20% ऑफ FOB वैल्यू आपको यहां पर क्या करना है, कंसिडर करना है, राइट। उसके बाद में दिया हुआ है amount of insurance premium is not given then it will be taken 1.125% of FOB value।
ये भी चीज मैंने आपको मेंशन कर दी गई है। फिर है कॉस्ट ऑफ लोडिंग एंड अनलोडिंग विल बी टेकन एज 1% ऑफ CIF वैल्यू, ये भी हम लोग कंसिडर कर लेंगे, ठीक है। उसके बाद में बोला गया है एक्सपेंसेस फॉर असेंबलिंग मशीन आर नॉट इंक्लूडेड इन दी एसेसेबल वैल्यू। मैंने आपको बताया कि मशीन को असेंबल करने के चार्जेस, या जो भी आप इनके वहां पर से वर्कर्स वगैरह लेकर आएंगे और इस चीज को आपने पूरे मशीन को अगर इंस्टॉल किया अपने फैक्ट्री में, तो वो एक्सपेंसेस भी कंसिडर नहीं किए जाएंगे, राइट। उसके बाद में बोला गया है ट्रांसपोर्टेशन चार्जेस फ्रॉम एयरपोर्ट टू फैक्ट्री एंड इंश्योरेंस प्रीमियम हैव नॉट बीन इंक्लूडेड इन दी एसेसेबल वैल्यू। ये रिपीटेड पॉइंट है, मैंने आपको बताया कि एयरपोर्ट या कहीं से भी आप लेकर जाएंगे तो ये सारे आपके अमाउंट यहाँ पर कंसिडर नहीं किए जाएंगे एसेसेबल वैल्यू में, क्योंकि ये क्या है पोस्ट शिपमेंट एक्सपेंसेस, अपने को सिर्फ क्या लेना है प्री शिपमेंट वाले, पोस्ट वाले नहीं लेने। उसके बाद में बात की गई है ट्रांसपोर्ट इंश्योरेंस एक्सपेंसेस इनकर्ड at the entry of the goods in India, expenses on installation of machine, technical fee is not included. अगेन रिपीटेड पॉइंट है, टेक्निकल फी या तो फिर किसी भी तरीके का मशीन इंस्टॉलेशन चार्जेस आपको नहीं मिलेंगे एसेसेबल वैल्यू में काउंट करने के लिए। फिर SAD के बारे में उन्होंने एब्रीविएशन दिया है, दैट इज स्पेशल एडिशनल ड्यूटी। फिर जब आप प्रॉब्लम सॉल्व करोगे तब मैं आपको एक्सप्लेन कर दूंगा, एक तरीके का ड्यूटी यानी एक तरीके का टैक्स है, ठीक है। उसके बाद में बोला है कॉस्ट ऑफ कंटेनर शैल नॉट बी इंक्लूडेड इन दी एसेसेबल वैल्यू सिंस इट इज नॉट एन एसेंशियल पैकिंग टू मेक गुड्स मार्केटेबल। भाई यहाँ पर आपको कॉस्ट ऑफ कंटेनर को कंसिडर नहीं करना है, क्योंकि ये कंटेनर क्या होते हैं, ये कंटेनर वापस भिजवा दिए जाते हैं, या ये जरूरी नहीं है आपके लिए। क्या है अंदर का प्रोडक्ट, आपका जो वैल्यू ऑफ मटेरियल है वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। कंटेनर्स वगैरह की एक्सपेंसेस आप भली कितना ही कॉस्टली कंटेनर लेकर आए, उसे अपन एक्सपेंस में कंसिडर नहीं कर सकते। उसके बाद में है वैल्यू ऑफ रिफंडेबल कंटेनर शैल नॉट बी इंक्लूडेड, बिकॉज वो क्या हो जाता है रिटर्न हो जाता है, ठीक है। रिफंडेबल कंटेनर्स होते हैं तो रिफंडेबल कंटेनर्स को भी आप कंसिडर नहीं करेंगे, क्योंकि वो कंटेनर्स क्या होते हैं खाली होने के बाद, एम्प्टी होने के बाद वो क्या किए जाते हैं पोर्ट से ही वापस भिजवा दिए जाते हैं, क्योंकि वो क्या रहते हैं दूसरे फॉरेन कंट्री के हैं और ये वापस से अपने को यहाँ पर लाकर कोई फायदा नहीं है, इसीलिए से कंसिडर नहीं किया जा सकता। फिर बाद में 12 और 13 नंबर के पॉइंट मैंने होल्ड पे इसलिए रखवाया हूँ कि उसका ये आपके सिलेबस और ये चैप्टर से लेना देना कुछ भी नहीं है, ठीक है। बात उन्होंने सिर्फ ये की है कि आपके इनके कोई भी इंपोर्टेड गुड्स वगैरह या कोई भी आइटम्स आपके जो मैन्युफैक्चर इंडिया में नहीं होते हैं उसके ऊपर क्या लगने वाला है टैक्स लगने वाला है, ठीक है। और भले आप उसे रीसोल्ड करो या कुछ भी करो तो उस पर आपको क्या लगने वाला है टैक्स लगने वाला है। तो ये होल्ड किए हुए पॉइंट्स 12 और 13 नंबर के पॉइंट्स आपके लिए यूजलेस है, आपके सिलेबस में इस चीज का कोई भी मतलब नहीं है, ठीक है। फिर पेज पलटाते हुए मेरे पास फिर है ट्रांसपोर्टेशन फ्रॉम पोर्ट टू फैक्ट्री, टेक्निकल सर्विस चार्जेस, इंस्टॉलेशन चार्जेस हैव बीन इनकर्ड आफ्टर इंपोर्ट टू द इंडियन पोर्ट, देयरफॉर नॉट इल्यूडेबल इन एसेसेबल वैल्यू, ठीक है। ये चीज फिर से रिपीट हुई है कि आपको ट्रांसपोर्टेशन चार्जेस किसी भी तरीके के अगर आपने अपने फैक्ट्री में वापस लेकर गए या इंस्टॉलेशन चार्जेस है, ये सारी चीजें आपको मिलने वाली नहीं है एसेसेबल वैल्यू में काउंट करने के लिए। उसके बाद में बोला है एक्चुअल अमाउंट ऑफ अनलोडिंग चार्जेस, स्टीरियो ड्राइविंग चार्जेस आर नॉट एडेबल इन दी एसेसेबल वैल्यू। अनलोडिंग चार्जेस के लिए हमने देखा था 1% ऑफ CIF देखा था, तो वहां पर आप ये रूल मत लगाना कि क्या करना है अनलोडिंग चार्जेस अगर प्रॉब्लम में दिए है तो अनलोडिंग चार्जेस अगर आपको प्रॉब्लम में दिए भी है तो वो क्या किया रहेगा कंफ्यूज करने के लिए दिया रहेगा। आपको क्या करना है 1% ऑफ CIF ही कंसिडर करना है, ठीक है। नोट डाउन कर लेंगे इसे। फिर बाद में पोस्ट शिपमेंट एक्सपेंडिचर इज नॉट प्री कंडीशन फॉर सच इंपोर्ट। अगर प्री कंडीशन नहीं है यानी पहले से बात नहीं की गई है कि हम क्या करेंगे इस एक्सपेंस को भी कंसिडर करेंगे, तो आप इसे कंसिडर नहीं कर सकते। ये चीज है जब डिटेल में आएगी मैं आपको और एक्सप्लेन करूंगा। पोस्ट शिपमेंट एक्सपेंडिचर है ना, मैंने आपको बताया कौन से वाले रहते हैं, जब आप क्या कर लेते हैं माल कलेक्ट कर लेते हैं अपने और आप क्या ले जाते हैं उससे अपनी फैक्ट्री में लेके जाते हैं, तो वो वाले एक्सपेंसेस कभी कभी ये लेस देन 1% चांस है ऐसा कि यहाँ पर वो क्या करते हैं पोस्ट शिपमेंट एक्सपेंसेस को भी कंसिडर करने बोलते हैं। सामने वाला फॉरेन कंट्री वाला इस चीज का भी चार्ज देने को तैयार रहता है, ठीक है। अगर इस तरीके का मेहरबान रहेगा तो अपन प्रॉब्लम में देखेंगे और प्रॉब्लम में आपको मेंशन किया जाएगा कि क्या है वो प्री कंडीशन है, ठीक है। अगर प्री कंडीशन नहीं लिखा है उसने तो आपको क्या करना है उसे कंसिडर कभी भी नहीं करना है। एकदम माइनर 1% चांस होता है कि ये चीज आएगी आपको, ठीक है। वैसे आपको क्या करना है पोस्ट शिपमेंट एक्सपेंसेस को इग्नोर करना है, ठीक है। उसके बाद में बोला है सिंस द एक्सचेंज रेट इज नॉट गिवन इन द प्रॉब्लम देयरफॉर इट विल बी डिफिकल्ट टू कैलकुलेट द एसेसेबल वैल्यू इन द इंडियन रेट। मैंने आपको कस्टम ड्यूटी के जब बात की थी हमने कस्टम ड्यूटी के लिए, तो मैंने आपको बताया था आपके प्रॉब्लम्स किस में रहने वाले, डॉलर्स में रहने वाले, येन में रहने वाले, यूरो में रहने वाले, ठीक है।
तो आपको अगर देखिए यहाँ पे करेंसी रेट नहीं दिया रहा है तो फिर आपको क्या होगा, प्रॉब्लम सॉल्व करना पॉसिबल नहीं रहेगा। वैसे आप टेंशन मत लीजिए, आपको सारे कन्वर्जन रेट्स आपको एग्जाम में दिए रहेंगे, आपको सॉल्व करने में आसानी होंगी, क्योंकि आपको क्या करती है यूनिवर्सिटी सारी चीजें प्रोवाइड करके देती है। ठीक है, फिर बाद में बात की गई है एयर फ्रेट शुड नॉट बी मोर देन 20% ऑफ FOB। ठीक है, मैंने आपको पहले ही बताया कि 20% या तो फिर आपको क्या लेना है एक्चुअल चार्जेस, विच एवर इज लेस रहेगा वही आपको कंसिडर करना है। CIF का फुल फॉर्म बताया, कॉस्ट इंश्योरेंस फ्रेट। फिर सिबेक ये है आपका सेंट्रल बोर्ड ऑफ एक्साइज एंड कस्टम्स। भाई सेंट्रल एक्साइज बोर्ड ऑफ कस्टम्स ये जो है ये कस्टम की अथॉरिटी है। इसके अकॉर्डिंग आपका क्या रहेगा, एक्सचेंज रेट रहेगा, करेंसी का एक्सचेंज रेट। जब अपन प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे और ज्यादा क्लियर होएगा। बस ध्यान में रखना कि आपको जब क्या आपको कभी भी करेंसी कन्वर्जन करना है तब आपको कौन सा रेट यूज करना है, सिबेक का रेट यूज करना है। 2 रेट दिए रहेंगे आपको, एक रहेगा सिबेक का, एक रहेगा RBI या तो फिर बैंकर। ठीक है, तो आपको कौन सा कंसिडर करना है, सिबेक का रेट करना है। ठीक है, सिबेक का रेट कंसिडर करेंगे। GBP ग्रेट ब्रिटिश पाउंड, ये आपकी करेंसी का नेम है। फिर बाद में इनलैंड कंटेनर डिपोट। इनलैंड कंटेनर डिपोट कुछ नहीं रहते, ये आपके जो भी आप सामान फॉरेन कंट्री से आता है तो जब वो शिप से उतारते हैं तो शिप से उतारने के बाद वो क्या करते हैं, एक डिपोट में आपका सारा सामान स्टोर करते हैं, और जैसे ही अगर आप ये सारे चार्जेस क्लियर करते हैं आपका सामान वो लोग क्या करते हैं, रिलीज कर देते हैं। ठीक है, उसके बाद में बोला गया है ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स फ्रॉम पोर्ट ऑफ एंट्री टू द इनलैंड कंटेनर डिपोट नॉट एडेबल इन द एसेसेबल वैल्यू। ठीक है, यहाँ से आगे जब जो भी सामान है आपका इनलैंड कंटेनर डिपोट से आगे जाने वाला सामान वो कंसिडर नहीं किया जाएगा। मैंने आपको पहले भी बताया, ये पॉइंट बार बार रिपीट हो चुका है। फिर एक्सचेंज रेट बोला है, आपको कौन सा लेना है, सिबेक का लेना है। मैंने भी बताया था कि आपको कौन सा कंसिडर करना है प्रॉब्लम सॉल्व करते समय, सिबेक का रेट। फिर लास्ट चीज है आपको कस्टम ड्यूटी कैलकुलेट करने का। ये सर्टेन फॉर्मेट दिया हुआ है, ये सर्टेन फॉर्मेट पे आपको देखिए आपको 16 मार्क के सम में आपको जो पिछला फॉर्मेट मैंने बताया वो भी सॉल्व करना पड़ेगा और ये चीज भी सॉल्व करनी पड़ेगी। कभी कभी एग्जाम में आपका यूनिट नंबर 5 में एक क्वेश्चन आता है, तो क्वेश्चन नंबर 5 में आपको 4 मार्क्स के लिए क्वेश्चन दिया जाता है, तो उसमें आपको सिर्फ ये कैलकुलेशन ऑफ कस्टम ड्यूटी बतानी पड़ती है। वेरी इजी, सिंपल होती है, ज्यादा हार्ड नहीं है। मैं आपको पढ़कर बता देता हूँ यहाँ पे। सो आपका सबसे पहले रहेगा एसेसेबल वैल्यू। एसेसेबल वैल्यू आपने जो प्रॉब्लम सॉल्व किया उसमें आपकी एसेसेबल वैल्यू आई होगी। फिर उसके बाद में उसमें आपको ऐड करना पड़ता है बेसिक कस्टम ड्यूटी। बेसिक कस्टम ड्यूटी का मैं आपको रेट बता दूं, जब अपन प्रॉब्लम करेंगे आपको और अच्छे से समझ में आएगा। तो बेसिक कस्टम ड्यूटी का रेट है 12%। तो 12% किसका लेंगे सर, 12% आप एसेसेबल वैल्यू का, जो भी एसेसेबल वैल्यू है उसका 12% आप क्या कंसिडर करेंगे, आप बेसिक कस्टम ड्यूटी में कंसिडर करेंगे। उसके बाद में क्या बोला गया है, उसके बाद में ये टोटल हो जाएगी। उसके बाद में आपको आया है एजुकेशन सेस, एक तरीके का टैक्स है, एक तरीके का अमाउंट आपको लगता है, तो ये आपको क्या लेना पड़ेगा, एजुकेशन सेस भी लेना पड़ेगा। पर कितना ले गया आप, ये ले गया आप 2%। किसका 2%, ये अबोव वाली इंफॉर्मेशन का। कौन सा, जो आपने अभी कैलकुलेट करके एडअप कर दी थी। मैं इसे नाम क्या देता हूं, टोटल कस्टम ड्यूटी नाम देता हूं, क्योंकि इसमें क्या रहता है, एसेसेबल वैल्यू और बेसिक कस्टम ड्यूटी रहती है। तो इसे नाम क्या देता हूं मैं, टोटल कस्टम ड्यूटी। और टोटल कस्टम ड्यूटी का कितना परसेंट, 2%। 2% मैं क्या करूंगा, यहां पर कंसिडर करूंगा और इसकी भी टोटल लगा दूंगा। फिर लास्ट है थर्ड आइटम सी है सेकेंडरी एंड हायर सेकेंडरी एजुकेशन सेस। सेकेंडरी एंड हायर सेकेंडरी एजुकेशन सेस ये कितना लेंगे सर, ये लेंगे 1%। देखिए यहाँ पर लिखा हुआ नहीं है, पर मैं आपको इनके जब प्रॉब्लम सॉल्व होगा तब मैं आपको एक्सप्लेन करने वाला हूँ, तो टेंशन मत लीजिए। ये होगा 1%। ये 1% किसका लेंगे, अगेन ये 1% आप लेंगे TCD का, टोटल कस्टम ड्यूटी का, मतलब किस वैल्यू का, ये वाली वैल्यू का। ठीक है, मतलब सर एसेसेबल वैल्यू का 12%, तो बेसिक कस्टम ड्यूटी आ गई, इसकी टोटल जो आएगी उस पर अपन क्या निकालेंगे, 2% का एजुकेशन सेस निकालेंगे, और इसी वैल्यू पे अपन 1% क्या निकालेंगे, सेकेंडरी एंड हायर एजुकेशन सेस निकालेंगे। तो इससे मेरी क्या निकल जाएंगी, वैल्यू ऑफ इंपोर्टेड गुड्स। क्या मिल जाएंगी मेरी, वैल्यू ऑफ इंपोर्टेड गुड्स। ठीक है, आपको देखिए आपको कंफ्यूजन ना हो इसलिए मैंने मेरी कॉपी में मैंने क्या किया है, इस चीज को बनाकर रखा है, आप पढ़ सकते हैं। एसेसेबल वैल्यू, फिर उस पर मैंने ऐड क्या किया, बेसिक कस्टम ड्यूटी, 12% ऑफ AV मतलब एसेसेबल वैल्यू। तो मेरी क्या गई, टोटल कस्टम ड्यूटी, ये वैल्यू आ गई। उसमें मैंने प्लस क्या किया, एजुकेशन सेस। एजुकेशन सेस किसका, 2% ऑफ TCD मतलब टोटल कस्टम ड्यूटी। टोटल कस्टम ड्यूटी का कितना, 2% मैंने ऐड कर दिया, तो ये हो गई मेरी टोटल ऑफ B। और फिर बाद में इसमें मैंने प्लस क्या कर दिया, C।
सेकेंडरी एंड हायर सेकेंडरी एजुकेशन सेस। कितना 1% ऑफ टीसीडी। 1% ऑफ टीसीडी, टीसीडी क्या है, ये है, ये वाली अमाउंट का मैंने कितना लिया है, 1% लिया है। तो इससे मेरी क्या आ गई, वैल्यू ऑफ इंपोर्टेड गुड्स आ गई। आप बिल्कुल कॉपी में उतारिए, कॉपी में उतारने से क्या होगा, आपको समझ में भी आएगा और आपको अपनी भाषा में याद भी रहेगा कि मैंने इस चीज को क्या किया है, रिकॉर्ड किया है। उसके बाद में दिए हुए डेवलपमेंट चार्जेस एंड रोड ट्रांसपोर्टेशन चार्जेस। भाई आपको कोई सर्टेन प्रॉब्लम में ऐसा आ सकता है कि डेवलपमेंट चार्जेस और रोड ट्रांसपोर्टेशन चार्जेस आपने पेड किए, ठीक है। भाई आप चैरिटी करते हैं, आपने क्या सरकार की मदद की है, जिसमें आपने डेवलपमेंट चार्जेस दिए, रोड ट्रांसपोर्टेशन चार्जेस दिए, स्टिल ये आपकी एसेसेबल वैल्यू में काउंट नहीं होने वाले, ये एडेबल नहीं रहेंगे। ये क्यों, क्योंकि ये क्या रहते हैं, पोस्ट शिपमेंट एक्सपेंसेस रहते हैं, ठीक है। डिजाइनिंग चार्जेस आर इंक्लूडेड इन दी एसेसेबल वैल्यू। डिजाइनिंग चार्जेस आपके कंसिडर होंगे। हमने देखे हैं कि प्लान स्केचेस वगैरह हमारे बी वाले पॉइंट में अपन ने देखे हैं। भाई ये क्या रहते हैं, ब्लूप्रिंट रहती है कि ये प्रोडक्ट कैसा बनेगा, इसको आपको कैसे असेंबल करना है, ये सारी चीजें। और डिजाइनिंग के चार्जेस जो रहते हैं वो आपके क्या रहेंगे, कंसिडर होने वाले हैं। फिर है सीवीडी, दैट इज काउंटरवैलिंग ड्यूटी और एडिशनल ड्यूटी ऑन कस्टम्स। सीवीडी एक तरीके के, अगेन ये क्या रहती है, आपका टैक्स में आपकी ड्यूटी रहती है। तो ये चीज जब आपके प्रॉब्लम में आएंगी तो मैं आपको अच्छे से एक्सप्लेन करूंगा। आप बस इतना मानकर चलिए, भी एक तरीके का क्या रहता है, आपको अमाउंट ऑफ टैक्स पे करना पड़ता है। परसेंटेज उसका 12% है। जब प्रॉब्लम आएगा तो मैं आपको और अच्छे से एक्सप्लेन कर दूंगा। फिर बोला है कॉस्ट ऑफ मटेरियल सप्लाइड इज आल्सो एडेबल इन दी एसेसेबल वैल्यू। कॉस्ट ऑफ मटेरियल जो अपन ने बोला है फैक्ट्री प्राइस वाला, उसे आपको कंसिडर करना है। फिर देखिए 30 नंबर का पॉइंट जो है यहाँ पे, वो चीज मेरे को